स्वागत है आपका आज की अगली ऑर्गेनिक क्लास में। आज सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। SN1 SN2 फैक्टर्स पढ़े थे हमने पिछली क्लास में, और उसके बाद कई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इससे रिलेटेड कई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़े थे। तो आज शुरुआत के 10-15 मिनट हम सीट डिस्कस करेंगे। कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल की सीट आपको मिली थी होमवर्क में, और मुझे याद है इसके 29 या 30 तक क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, 29 तक मुझे याद आ रहा है, 29 तक क्वेश्चन हो चुके थे। तो उसके आगे हम बात करेंगे। मैं हर क्वेश्चन के बारे में एक आइडिया देता जाऊंगा आपको। ठीक है, हर क्वेश्चन के बारे में एक आइडिया कि क्या है, कैसा है। आंसर्स आपके पास हैं तो कोई इशू नहीं। सो इट्स होमवर्क, और ये होमवर्क किसका है? सीट का होमवर्क है। ठीक है, सीट कौन सी है आपकी? सीट है कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल। कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल। क्लियर? तो अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 इज वेरी इजी। इस तरीके का क्वेश्चन है ये। C डबल बॉन्ड CH2 और इधर क्या है बताइए? HDCH3। तो देखने वाली बात ये है कि दिस सेंटर इज कायरल एंड फिक्स। दिस सेंटर इज कायरल एंड फिक्स। तो जब आप ये चालू करेंगे रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, मार्कोनिकॉफ तरीके से करेंगे, तो ये तो CH3 हो जाएगा और यहाँ प्लस आएगा, और उस प्लस पर फिर Br आपका, देखो नीचे वाला चेंज नहीं होगा, नीचे वाला फिक्स दिया है, एंड यू आर डूइंग नथिंग एट दिस सेंटर, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ जब प्लस आएगा, आप देख सकते हैं इस कार्बन पर प्लस आएगा, तो उस समय Br इस पर टॉप बॉटम या बोला जाए तो लेफ्ट राइट अटैक करेगा। तो इस कार्बन पर आप देख सकते हैं एक मिथाइल होगा और एक इथाइल होगा और एक Br होगा। तो एक बार Br राइट से आएगा, एक बार Br लेफ्ट से आएगा। ठीक है, तो बाकी दो चीज़ें जो हैं वो आप फिक्स कर सकते हैं। लाइक मिथाइल यहाँ लगा लो तो इथाइल यहाँ रहेगा, इथाइल यहाँ रहेगा। सो क्लियरली दीज टू आर व्हाट? डायस्टीरियोमर्स। अगर आप देखें इनमें रिलेशन देखें तो ये रेसमिक मिक्सचर नहीं हो सकते, क्योंकि ये सेंटर तो सेम है, ये मिरर इमेज है। तो A इज नॉट द आंसर, B इज नॉट द आंसर, C इज द राइट आंसर। मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, तो इसका आंसर जो है वो C। 31 मेरे ख्याल से बहुत आसान है। इसमें P इज डायरेक्ट P बना सकते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा। Q पहचानो क्या है? Q क्या है? Q है HBO, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता था। और R पहचानो, R है OMDM। R क्या है? OMDM। अगर OMDM है तो इसमें यू वुड गेट सिंपल NCC बनेगा और ओपन हो जाएगा। अब इसके बारे में हमें स्टेटमेंट बताने हैं। P एंड R सेम है। ओके, सही बात है। PR सेम है तो A ऑप्शन सही हो गया। Q एंड R सेम है, रॉन्ग हो गया। P एंड Q आर फंक्शनल आइसोमर, रॉन्ग हो गया, दोनों में अल्कोहल है। P Q R ऑल आर डिफरेंट, रॉन्ग। तो इसका केवल आंसर है A, इसका केवल आंसर है A। ठीक है, क्योंकि सारे डिफरेंट नहीं हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप देखें, इससे आसान क्वेश्चन आपको कुछ नहीं मिल सकता। इट्स अ ट्रांस और उस पर एंटी एडिशन। तो हमें पता है आंसर होता था एराइथ्रो। यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, प्लस इसकी मिरर इमेज आएगी, ये हमने पढ़ा हुआ है। एल्कीन का टाइप अगर हमें पता है और एडिशन का टाइप पता है तो हम बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये आंसर है इस रिएक्शन का। ठीक है, अब देखते हैं पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि प्रोडक्ट मिक्सचर लिखा हुआ, ध्यान से मिक्सचर के बारे में बताना है। सो यू नो मिक्सचर इज रेसमिक। ओके, सो A इज ऑप्टिकली एक्टिव। A इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्शन में लिखा है इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। मिक्सचर की बात हो रहा है तो गलत है, क्योंकि इनएक्टिव होगा, रेसमिक मिक्सचर है। तो A आंसर हो गया, इनकरेक्ट की बात कर रहा है। इट इज रेसमिक मिक्सचर, ये तो करेक्ट है। इट इज रिजॉल्वेबल मिक्सचर, ये भी करेक्ट है, अलग हो सकते हैं। तो मेरे भाई आंसर ए हो गया, 32 का आंसर ए हो गया।
33 इज वेरी इजी। इसमें पहली रिएक्शन रेडिकल की पिनाकोल फॉर्मेशन है। 33 में पहली रिएक्शन पिनाकोल की, रेडिकल की पिनाकोल फॉर्मेशन रिएक्शन है। OH OH ये आपका बनेगा P1, और P2 रिएक्शन कार्बोकेटायन की है, पिनाकोल टू पिनाकोलोन। इसमें आप डिहाइड्रेशन करेंगे और एक रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। तो दिस इज योर P1 एंड P2। एंड नाउ द क्वेश्चन पूछा गया P2 के बारे में, इसके बारे में पूछा गया भाई। ये स्पाइरो कंपाउंड है, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। तो ये स्पाइरो तो करेक्ट हो गया, इट इज कीटोन करेक्ट हो गया, इट केन्स और टॉटोमेरिज्म, बगल में 2 H हैं, कर सकता है। डी आंसर हो गया, डी आंसर है 33 का। क्लियर। मूविंग अहेड विथ 34, मेजर प्रोडक्ट बताना है एक रिएक्शन का। मेरे भाई बहुत आसान रिएक्शन है, थोड़ा सा आप ध्यान दें। लाइक दिस, Br2 आपको पता है, जब भी हम Br2 डालेंगे तो एक NCC बनेगा। क्लियर, इधर NCC बन गया Br और ये प्लस। आपको पता है नाइट्रोजन इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, इंटरनल साइट में मौजूद है, इसका अप्रोच बड़ा फास्ट होगा, ये अटैक करके इसे खोल देगा इन कंपेरिजन टू एनी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट इन कंडीशन। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं इस केस में नाइट्रोजन पर प्लस आएगा, और नाइट्रोजन पर प्लस आएगा तो वो H छोड़ देगा, H, और यहाँ Br आएगा तो H हटा दीजिए, यू वुड गेट आंसर। H हटाइए, आंसर मिल जाएगा आपको। कौन सा आंसर? दुबई। ओके, मैं हटा देता हूँ ये क्वेश्चन से। ओके, सो 34, 35 देखें। 35 बहुत आसान है, फिर से देखिए, ट्रांस पर एंटी किया है, मीजो आंसर आ जाएगा यहाँ पर, Me HBr Me, ये आंसर है। दिस इज योर P, ट्रांस पर एंटी एडिशन। अब इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो P इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ये मीजो है तो ये बात सही हो गई, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। P is optically inactive due to presence of, ये भी सही हो गया। The structure of P can have 3 optical isomers, symmetrical है तो 3 हो सकते हैं। D आंसर हो गया, क्योंकि 4 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, सिमेट्री है इसलिए। 36, कौन सा विसिनल डायब्रोमाइड प्रोवाइड करेगा कॉन्सेंट्रेट HBr के साथ? कोई भी एल्काइन ले लो, ये एल्काइन है, ये HBr है, तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है। एल्कीन है तो आप सिंपलेस्ट ले लो, उससे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और विनाइल ब्रोमाइड है, CH2CHBr HBr। एलाइल ब्रोमाइड है, CH2CH CH2Br, इस पर HBr डालते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको इन सब का प्रोडक्ट बनाना है। तो आप जब बनाएंगे तो आपको पहले वाले में तो जेमिनल ब्रोमाइड मिलेगा, HBr, फिर ये क्वेश्चन थर्ड वाला बन जाएगा। और उसके बाद भी आप जब रिएक्शन करेंगे, मेरे भाई यहाँ एक ही पाई बॉन्ड है तो एक ही जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ेगा तो एक, लेकिन एक पहले से है, इसलिए आप देखें जेमिनल ब्रोमाइड। और मज़ेदार केस है लास्ट वाला, यहाँ विसिनल ब्रोमाइड बनता है, विसिनल ब्रोमाइड, ये रिएक्शन ऐसे और Br इस तरीके से इन्वॉल्व होता है। तो मैं फाइनल आंसर लिखूंगा पहले तो CH3CHBr CH2Br। क्लियर। और इस रिएक्शन के दौरान आपको ये NCC मिला है, जिसे Br माइनस ने ओपन किया है और ये आंसर दिया। क्लियर। ऑब्वियसली किसने ओपन किया है? Br माइनस ने, और ये दिया। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है शायद जेमिनल का पूछा गया है, विसिनल पूछा गया, सॉरी, विसिनल डायब्रोमाइड। तो विसिनल डायब्रोमाइड का आंसर है डी, डी इज आंसर। विसिनल डायब्रोमाइड में आंसर डी है। देख लो, 4 रिएक्शन थी एक में। यार लीविंग ग्रुप नेचर तो नहीं बताने वाला मैं, लीविंग ग्रुप नेचर तो बहुत आसान है। सबसे अच्छा क्या हो जाएगा? 4th, ये ट्रिफलेट, 3rd में मेसाइलेट, और उसके बाद फर्स्ट है एसीटेट, ठीक है। 38 वुड्स रिएक्शन, आपको पता है
आर आई बॉन्ड वीक होती है तो वो जल्दी हटेगा। तो वुड्स रिएक्शन में आपको पता है, मैंने लिखा है नोट में, रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर आर एक्स, तो आई बॉन्ड वीक होती है तो उसका फास्ट हो जाएगा। 39 में 2 रिएक्शंस हैं। पहले तो एनबीएस, आई थिंक यू नो एनबीएस क्या करेगा, पता है ना एनबीएस क्या करेगा? एनबीएस ये बना देगा और उसके बाद इसका वुड्स कराना है, वुड्स रिएक्शन में डाइमर बनता है, डाइमर। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि सी वाला आंसर आ जाएगा, सी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इट्स क्लियर। हाँ, 40th को देखते हैं। 40th ये कह रहा है, बताओ ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो आप खुद देखें किस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोला है, तो हम सब्स्टिट्यूशन के लिए बेस्ट पोजीशन ढूंढेंगे और बेस्ट पोजीशन मिलेगी एलाइलिक पर। बेस्ट पोजीशन कहाँ मिलेगी? एलाइलिक पर। तो अगर आप तीनों के एलाइलिक को देखें तो सबसे बढ़िया एलाइलिक थर्ड में आएगा। 40th में देखें, सबसे बढ़िया एलाइलिक आप यहां पर रेडिकल बना पाएंगे, तो ये फास्ट होगा, देन सेकंड वाला जो यहां पर होगा, देन थर्ड वाला जो यहां पर होगा। सो इट्स क्वाइट इजी, बहुत आसान है। क्लियर? तो इसका आंसर समझ में आ गया आपको। द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। ये तो रहने दो यार, ऐसे क्वेश्चन भी पूछोगे क्या? क्या बोला गया है? 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर हमने क्या किया है? ब्रोमिनेशन। मेरे भाई आपको याद है ब्रोमिनेशन का ऑर्डर क्या था? 1:80:1600, तो 3 डिग्री है तो 3 डिग्री बना दो और IUPAC नाम बता दो। इतना IUPAC तो आता होगा भाई, हैं? अरे ऐसे करेंगे 1 2 3 4। चलिए अगला है, अगला ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। वो कह रहा वो एल्केन बताओ विच कैन नॉट गिव ओनली 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, विच कैन नॉट गिव ओनली 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। देखो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कौन देगा? जिसमें सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल होंगे, एक ही जैसे होंगे, तो उन्हें उनमें से किसी भी H को हटा के आप सील लगाइएगा तो एक ही आंसर आएगा। तो कह रहा एक ना दे, यानी कि एक से ज्यादा दे। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, ए में सारे हाइड्रोजन एक जैसे, कोई भी H हटाइए सील लगाइए, एक ही आंसर आएगा। बी में सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं तो बी का कोई भी H हटाइए और सील लगाइए, सेम आंसर आएगा। डी के सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं तो आंसर सी हो गया। सी में देखें बाहर के हाइड्रोजन अलग हैं और रिंग के अंदर हाइड्रोजन अलग है, तो एक से ज्यादा आंसर आएगा, तो सी इज आंसर। नाउ 43 देखते हैं। 43 है 2 क्लोरोपेंटेन। ओके, लुक एट दिस, इट इज 2 क्लोरोपेंटेन 1 2 3 4 5 ऑन हेलोजिनेशन विद क्लोरीन। अच्छा, हेलोजिनेशन कर दिया भैया क्लोरीन के साथ, गिव्स 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। ओके, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन दिया इसने। व्हाट विल बी द, अरे क्या मजाक कर रहे हैं क्या? वो बोल रहे हैं जो फ्री रेडिकल बीच में बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या है? तो भैया फ्री रेडिकल तो प्लेनर ही होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, नाउ लुक एट 44। 44 भी बहुत आसान है, पढ़ें बस। एक एल्केन और क्लोरीन को मिक्स किया, वही क्वेश्चन आ गया। एक एल्केन और क्लोरीन को मिक्स किया और केवल एक मोनोक्लोराइड बनाया। तो मेरे भाई इसका मतलब सारे H सेम है, सारे H सेम है, यानी कि कोई भी H हटा के Cl लगाओ एक ही आंसर है। सो आई थिंक यू कैन इजीली फाइंड इट। द फर्स्ट वन नियोपेंटेन। नियोपेंटेन आपको पता है, नियोपेंटेन में ये होता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन इसमें सारे हाइड्रोजन एक जैसे। अरे आसान आसान से क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। 45 एंड 41 सेम है। 45 एंड 41 क्वेश्चन सेम है, तो कर लीजिएगा। 46 हमने क्लास में किया हुआ है। 46 हमने क्लास में किया हुआ है। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, और मैंने बोला था ये IIT में आया हुआ है। अगर आप इसमें सोडियम ईथर कराएंगे, ये कॉपी का क्वेश्चन है, तो आपको इधर डॉट बनेगा, इधर डॉट बनेगा, आंसर आ जाएगा। 47 एक मजेदार क्वेश्चन। 47 एक मजेदार क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप हेलोजिनेशन कराते हैं, स्पेशली फोटो हेलोजिनेशन, तो CH बॉन्ड ब्रेक होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होती है। यही स्टेप RDS होता है। ये प्रोपेगेशन स्टेप 1 है। अब देखिएगा फोटो हेलोजिनेशन में
पहला प्रोपेगेशन स्टेप जिसमें x डॉट RH से H ले रहा होता है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा होता है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं तो 47 में 2 में तो हाइड्रोजन है, 1 में ड्यूटेरियम है। तो ड्यूटेरियम के केस में रेट सबसे खराब होगा, तो सेकंड में सबसे खराब, ठीक है। और बात करते हैं 1 और 3 में, तो 1 और 3 में दोनों में 1 डिग्री हाइड्रोजन है। एंड प्रोबेबिलिटी फैक्टर अगर आप देखते हैं तो थर्ड में एक ही जैसे 12 हाइड्रोजन है। सो आंसर इज वेरी क्लियर 312। ओके, सो एक अच्छा क्वेश्चन है 48, ये समझना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। ये एनबीएस क्या करता है आपको पता है, ये बीआर है। अब आप एक चीज हमेशा याद रखना कि ये है बोले एलाइलिक हेलो एल्कीन। अगर एल्कीन के एलाइलिक पोजीशन पर हेलोजन है लाइक दिस, और इस पे आप फिर HX ऐड करा रहे हैं, सर HBr ऐड करा रहे हैं, H+Br-। तो यहाँ मजेदार चीज क्या होती है कि ये बॉन्ड ऐसे घूमती है, यहाँ H जाता है, अब आपको ऐसे क्यों घूम रहा है, क्योंकि ये Br रिएक्शन में पार्ट ले लेता है। और कहोगे क्यों लेता है पार्ट, ये भी पूछ सकते हो आप मेरे भाई। इससे एक स्टेबलाइज्ड नॉन क्लासिकल कैटायन बनता है, और जिसे Br- जब ओपन करेगा तो ये एंटी टाइप दिखाई देगा, तो ये अपोजिट ट्रांस बनेगा और उसकी मिरर इमेज भी आएगी। सो ये आप हर एलाइलिक हेलो एल्कीन में देख सकते हैं, इस टाइप की चीज होगी। अभी मैंने ऐसा किया हुआ है यहाँ पर, दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट, जो वहाँ पर है वो यहाँ किया हुआ है मैंने, देखे एनसीसी बना है और उसके बिहाफ पर हम आगे बढ़े हैं। मैं पोर्शन हटा रहा हूँ। Okay, 49 is the easiest question. It's a Kolbe electrolysis, and Kolbe electrolysis में आपको पता है डॉट डॉट बनाओगे और जोड़ दोगे। मेजर प्रोडक्ट पूछा है, मेजर प्रोडक्ट। सो कंपाउंड के पास सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन के चांसेस हैं, और रोटेशन होने की वजह से बताइए क्या होगा, ट्रांस अल्कीन मेजर आएगा। नाउ 50th इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो आप कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का नोट पढ़ लें जाके, तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। pH बढ़ता था क्योंकि NaOH बनता था। 51 है व्हेन आइसोब्यूटेन इज क्लोरीनेटेड। तो अगर हम 51 की बात करें, आइसोब्यूटेन इज क्लोरीनेटेड, क्लियर, देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो आपको याद होगा कि क्लोरीनेशन प्रोबेबिलिटी पर चलता था, अगर आपको याद हो तो आपको परसेंटेज इसका याद है क्या, इसका परसेंटेज याद है क्या। यहाँ पर ये आता था आपका 66.5% और ये आता था 33.5%। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, टर्सी ब्यूटाइल क्लोराइड मेजर अमाउंट में होगा, नहीं। तो आंसर क्या, बॉम्बे, सही है। ये है क्योंकि ये 60 ज़्यादा है, मेजर है। ये तो आसान क्वेश्चन है यार। 52 में बोला गया है x+y बताओ, और याद रखना स्टीरियो नहीं देखना है, तो इससे हलवा क्वेश्चन कुछ हुआ नहीं। अगर स्टीरियो नहीं देखना है तो इससे हलवा क्वेश्चन कुछ हुआ नहीं। यहाँ से x निकालना है, यहाँ से y निकालना है, तो मेरे ख्याल से लुक एट 1 2 3 4, सो दिस इज x, आई थिंक x इज 4, and again 1 2 3 4, y is 4। so क्या निकालना अपने को, x+y 8। मजाक हो रहा है भाई, एक यहाँ लगेगा। मैंने डिफरेंट हाइड्रोजन काउंट किए हैं। 53 वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, और इसका आंसर आया था 9, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 वाज द आंसर। तो आप कर लेंगे इसमें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कॉपी के अंदर सॉल्व्ड है। 9 आंसर था इसका। ओके, सो एक्सरसाइज 2A के भी हम 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2A के भी हम 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है C5H12 के आइसोमर्स दिए हुए हैं, और जो केवल 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोक्लोराइड देगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसमें बोला गया है
4 स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोक्लोराइड, यानी कि स्टीरियो नहीं देखना है, स्टीरियो नहीं देखना है, 4 स्ट्रक्चर्स बोले गए हैं। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो डी में एक ही आएगा क्योंकि सारे चेक जैसे हैं, ए में 3 ही आएगा 1 2 3। अगर हम बी में जाएं, बी में और सी में जाएं तो आपको यहाँ 4 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। बी में कैसे मिलेंगे 4, लेकिन एक चीज़ और देखना है, C5H12 का आइसोमर भी देखना है। C5H12 का आइसोमर, तो अपना बी गायब हो गया क्योंकि ये C5H12 नहीं है, C5H10 है। सो सी इज द ओनली आंसर। यही कंपाउंड है यार, यही कंपाउंड है। तो 1 2 3 4 मिल जाएंगे स्ट्रक्चर्स। एंड सेकेंड वो क्वेश्चन है जो उतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, यही वाला। देखो आपको क्या दिया गया है, CH3 CH Br CH CH2, दिस इज योर 14। नाउ पुट H+, ये हो गया। तो जब ये हो गया तो नाउ क्या बनेगा, देखो जरा, यहाँ बन गया NCC, ये 14 कार्बन है, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल। नाउ I- इस NCC को इधर से भी ओपन कर सकता है, इधर से भी ओपन कर सकता है। तो एक बार 14 पर ब्रोमीन होगा, एक बार 14 पर आयोडीन होगा। तो आप बहुत आराम से आसानी से आंसर चेक कर सकते हैं, बहुत आराम से आसानी से आंसर चेक कर सकते हैं। थर्ड पर बात करते हैं। थर्ड इज वेरी इजी, यहाँ क्लोरीनेशन कराया गया। मेरे भाई एक बात याद रखना, सारे लोग कॉपी में भी लिख लेना इसे, कि अगर क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर है 1 और क्लोरीन हाई टेम्परेचर पर है डेल्टा, तो रूम टेम्परेचर पे तो ये एडिशन कर लेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये सब्स्टिट्यूशन करता है। हाई टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन करता है, वो भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस रिएक्शन में यहाँ रेडिकल बना होगा, डेफिनेटली रेडिकल बना होगा। रेडिकल रेजोनेंस भी कर सकता है, इसलिए 2 केसेस आपके सामने हैं। अब पूछो क्या क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट। 4 डिफरेंट प्रोडक्ट, देखो कायरल सेंटर है तो 2, और ये 2 क्या करेगा, GI करेगा। देखें 2 GI 2 OI, 4 हो गए। 2 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स फॉर्म, ये दोनों एक्टिव होंगी। The optically active product formed here can also be made by the reaction of HCl। अब ये वाली प्रोडक्ट जो है उसे HCl से ऐड करके बना सकते हैं क्या? इस पे HCl ऐड करोगे तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि HCl ऐड होगा तो पाई बॉन्ड हट जाएगा, जबकि इसमें पाई बॉन्ड है। The reaction path is free radical substitution। Yes, रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, वो भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। ओके, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 53 इज एग्जैक्टली सेम। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2 एंड क्वेश्चन नंबर 53 इज एग्जैक्टली सेम। इसका आंसर 9 आएगा। तो यार ये पूरे कर लेना आप, ठीक है। 9 में मुझे याद आ रहा है 8 + 1 आता था, और 8 जो होते थे 4 एनंसियोमेरिक पेयर होते थे। तो एक बार कर लेना है, क्वेश्चन कॉपी में बिल्कुल सॉल्व है, ठीक है ना। सबस्ट्रेट है 7 एलाइलिक हाइड्रोजन। अच्छा, क्वेश्चन में ही पूछ रहा है तो क्वेश्चन में तो दिख ही रहा है सबको, 3 2 5 2 7, ये तो दिख ही रहा है सबको। 9 आएंगे आएंगे, क्लियर है। NBS इज ए ब्रोमिनेटिंग एजेंट फॉर एलाइलिक पोजीशन, ये भी सही है। तो A सही हो गया, C सही हो गया, D सही हो गया। अब कह रहा है 6 फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर। तो मेरे भाई ये आप चेक कर लेंगे एक बार, 9 के 9 प्रोडक्ट बनाकर उस पर चेक कर लेंगे। 6, ये मेरे ख्याल से निहायत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको कंजुगेशन दिया हुआ है 2 2 4 2 6 2 4, और आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप चाहे KCP बनाओ चाहे TCP, सेम आंसर आ रहा है। चाहे KCP बनाओ चाहे TCP, सेम आंसर आ रहा है। 7th, ओके, 7th वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत आसान है, ये थ्योरेटिकल है, थ्योरी दी हुई है, और ये बनाया गया है NCERT से। तो आप इससे पीछे से इसका आंसर चेक कर लें। बात करेंगे 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये मेरे भाई ध्यान से सुनना। पहला जो पार्ट है A, वो ये है, और दूसरा उसी को क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये ऑर्डर गलत है। दरअसल इसका करेक्ट ऑर्डर रिवर्स होता है, ये इनकरेक्ट ऑर्डर है। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि आपको पता है कि एमीन्स में फ्लिपिंग होती है, फ्लिपिंग, एमीन्स में क्या होती है, फ्लिपिंग होती है। तो इसके ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं ये नीचे रिपल्सन खा के ऊपर की तरफ भागेंगे, और अगर ये ऊपर की तरफ भागेंगे तो आपका जो नाइट्रोजन साइट है, जो इलेक्ट्रॉन डेंस साइट है, दैट इज एक्चुअली नॉट यू कैन से फ्री फॉर अटैक एट एनी इलेक्ट्रोफिलिक साइट, क्योंकि वो हिंडर्ड है, वहां पर एल्काइल ग्रुप्स की प्रेजेंस है। वेयर एज इट इज बाउंडेड फ्रॉम डाउन साइड, और इसका लोन पेयर आसानी से किसी को दिया जा सकता है। ठीक है, सो एक्चुअली ए इज रॉन्ग ऑर्डर। ठीक है, बी की बात करते हैं। बी में मल्टीपल साइड्स हैं, H O माइनस एंड OH माइनस। तो क्लियरली अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये आपका DMSO। DMSO जो होता है एनायंस को टच नहीं करता, सही है। DMSO एनायंस को टच नहीं करता, ये बेसिकली केटायंस को टच करता है। तो आप अगर इसमें एनायन को ये कुछ कर नहीं रहा है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसका -I ऑपरेट करेगा, सही है। तो इस हिसाब से ये भी गलत ऑर्डर है, ये भी गलत ऑर्डर है। सी पर आते हैं, H2S ग्रेटर देन H2O। हाँ ये तो ठीक है, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, तो ये सही हो गया। इसमें करेक्शन है क्वेश्चन में शायद, आई मीन आंसर में शायद। एंड डी इज वेरी वेरी क्लियर, डी भी करेक्ट है, क्योंकि देखो CH3O माइनस को बढ़ाएगा, और माइनस को बढ़ाएगा तो रेजोनेंस से तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ओके, सो मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं बस। 9th में ए, 9th में जो ए है अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखें। यहाँ डैश है, यहाँ वेज है, तुम Br2 जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, एक अप एक डाउन, फिर एक और प्रोडक्ट बनाओगे, उसमें ये सेंटर्स तो ऐसे ही रहेंगे, यहाँ आएगा एक डाउन और एक क्या आएगा, अप। क्लियर। अब आपको जरा ध्यान से देखना है इन दोनों प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। मेरे ख्याल से साफ साफ दिख रहा है ये डायस्टीरियोमर्स, ये डायस्टीरियोमर्स। देखिए ये ट्रांस और ये ट्रांस, जबकि ये सिस, ये ट्रांस और ये सिस, तो साफ साफ दिख रहा है डायस्टीरियोमर्स। और अपने को चाहिए ही क्या, डायस्टीरियोमर। बी वाला क्वेश्चन इतनी बार कर चुके हैं हम, आज की ही डेट में फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, NCC बन जाएगा इसमें बी वाले में, और आंसर एनेंशियोमेरिक मिक्सचर आएगा। सी वाले में आप करेंगे तो टॉप बॉटम अटैक से एनेंशियोमेरिक मिक्सचर आएगा, और डी वाले में आप करेंगे सिंस ऑप्टिकली प्योर एक सेंटर दिया हुआ है वो फिक्स है, इथाइल वाला सेंटर फिक्स है, उधर फिनाइल पर आप टॉप बॉटम से एक सेंटर और जनरेट करोगे, तो इसका आंसर है क्लियरली A and D, A and D। Now the 10th question। 10th question में इतने कंजुगेटेड बॉन्ड्स हैं और उस पर HBr डाला गया है, तो KCP TCP कॉन्सेप्ट चलेगा। और कुछ नहीं दिया गया है तो हम चुपचाप क्या करेंगे, कुछ नहीं दिया गया हम चुपचाप स्टेबल प्रोडक्ट बना देंगे, सही है या नहीं। आइए जरा ध्यान से देखें, तो ये क्वेश्चन है, ऐसा आएगा, क्या है ये, ओके पैरेलल है और इधर ये एल्कीन है, और बोला गया है इसमें प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड। तो अरे भाई बड़ा ध्यान से देखना, एक केस है कि हम ये घुमाएं और ये घुमाकर ऐसे ऐसे ऐसे, तो H+ यहाँ जाएगा और Br- यहाँ जाएगा। तो इससे आपको एक आंसर मिलेगा, मैं यहीं लिख देता हूँ, ये एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक होगा, और यहाँ पर Br लगा होगा। लेकिन एक बार रिवर्ट कर सकते थे आप, इसे घुमाते यहाँ H देते तो Br यहाँ आता, तो एक आंसर और आएगा आपका। तो मेरे ख्याल से 2 आंसर होंगे इसके, देख लो, दोनों में दोनों रिंग एरोमेटिक हैं, यू कैन इजीली फाइंड इट। ठीक है, और कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उसमें फिर एरोमेटिक रिंग नहीं आएगी। ओके, सो सीट डिस्कशन में एक्सरसाइज 2 के 10 क्वेश्चन तक रखते हैं, बाकी आप कर ले, मैं हर क्लास में ऐसे 20 या 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिया करूँगा। ठीक है, सो मैं ये हटा रहा हूँ और हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट हेडिंग जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो था स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 में मैंने एक रिएक्शन लिखी थी, उस रिएक्शन का प्रोडक्ट था, और आप हमें पता था इन्वर्जन हुआ था। इन्वर्जन किस चीज़ का हुआ था, बॉन्ड्स का इन्वर्जन हुआ था। और रही बात एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की, तो मैंने खुलकर चर्चा की थी कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है R and S, दैट मे और मे नॉट बी चेंज्ड,
that may or may not be changed. आइए आगे लेकर चलते हैं। आज प्रयास करेंगे कि 2 एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन हम कर ले। फिलहाल हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, आइए मैंने आपको एक रिएक्शन लिखा के नोट में पॉइंट लिखा दिया। अब मैं एक एग्जांपल आपको कराऊंगा एंड ये एग्जांपल है बाय हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि SN2 में इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो समझ में आएगा। लाइक एग्जांपल 1, इन following reaction sequences if, अभी मैं ये क्वेश्चन पूरा करूंगा if, क्लियर। आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, इस रिएक्शन के बारे में बताता हूं। एक्चुअली क्या किया गया कि स्टार्ट किया गया एक अल्कोहल से, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। ये एक अल्कोहल से स्टार्ट किया गया, अल्कोहल ऑफ नॉन कन्फिगरेशन, अल्कोहल ऑफ, एंड इट वुड बी बेटर टू से रोटेशन रादर देन कन्फिगरेशन। इसका अल्फा ऑब्जर्व्ड जो था, ये प्लेन पोलराइज लाइट को किस एंगल से घुमाता था, उससे उस वैल्यू को, जिस अल्कोहल की वैल्यू पता है उससे हमने स्टार्ट किया बहुत आराम से। अब कुछ कॉमन सेंस है उसे सुनना। ठीक है, मुझे बताओ कि इस कार्बन पर H डैश में है, OH वेज में है, मिथाइल लेफ्ट राइट में है, इथाइल लेफ्ट में। मुझे बहुत कॉमन सेंस के 2 पॉइंट्स हैं, उनसे हम स्टार्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पहले बताइए, इट इज वेरी क्लियर, इन्हीं चीजों को यूज करने वाले हैं। दैट की फर्स्ट पॉइंट, अगर आपने किसी रिएक्शन के दौरान, ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी रिएक्शन के दौरान काइरल सेंटर की किसी भी बॉन्ड को नहीं तोड़ा, मतलब इसे काइरल सेंटर से डायरेक्ट लगी हुई, मतलब डायरेक्ट ये लगा, अगर आपने किसी रिएक्शन के दौरान काइरल सेंटर से डायरेक्ट जुड़ी हुई किसी भी बॉन्ड को नहीं छुआ, तो मेरे भाई उस काइरल सेंटर पर अरेंजमेंट, बॉन्ड अरेंजमेंट वैसा ही रहेगा। ये एकदम ABCD से भी आसान है। ठीक है, देखें यहां इस बात को मैं लिख रहा हूं, no change in bonding arrangement would take place at any chiral center if none of its bond is involved in reaction। अगर वो बॉन्ड रिएक्शन में इन्वॉल्व हुई ही नहीं, अगर वो बॉन्ड काइरल सेंटर से डायरेक्ट जुड़ी हुई बॉन्ड इन्वॉल्व हुई ही नहीं रिएक्शन में, तो बॉन्डिंग अरेंजमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। ये कॉमन सेंस है। अच्छा, आप सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं कि अगर वो इन्वॉल्व है तो कन्फिगरेशन क्या हो सकता है। देन वो कन्फिगरेशन मे और मे नॉट बी चेंज्ड। सेकेंड पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, कन्फिगरेशन ऑफ bonds at any chiral center may or may not be changed, सही है, when its bond is involved in reaction। यार bond is involved in reaction का मतलब जानना है कि काइरल सेंटर से डायरेक्ट जुड़ी हुई बॉन्ड टूट रही हो रिएक्शन के दौरान, तब की बात हो रही। तो आइए, एक चीज तो कंफर्म है ऊपर वाली, उसी चीज को
हम यूज करेंगे और दूसरी वाली चीज के बारे में पता करेंगे। सारे लोग देखना, अच्छा लगेगा आपको। इफ यू आर स्टार्टिंग विद अल्कोहल ऑफ नोन ऑब्जर्व रोटेशन वैल्यू, ठीक है, मान लीजिए हमने 2 ब्यूटेनॉल लिया है एंड ऑल वी नो कि इसका अल्फा ऑब्जर्व जो है वो कुछ हमें पता है एंड दैट इज प्लस थीटा, दैट इज प्लस थीटा। बुद्धि लगाना, थोड़ा सा ऑप्टिकल भी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने इस पर कई रिएक्शंस कराई हैं, तो सारे लोग ध्यान से रिएक्शंस देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। मैंने इस पे जो रिएक्शन कराई मित्रों, वो मैंने रिएक्शन कराई है इसकी C डबल बॉन्ड O CH3Cl, क्लियर। अगर आपको याद हो तो इसी को हम लीविंग ग्रुप में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, इसी को हम बोल सकते हैं ACCl, एसिटाइल क्लोराइड। आपके पास बुद्धि अगर है तो याद करो, इसे मैंने इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में रखा है और इसे न्यूक्लियोफिलिक कैटेगरी में रखा है। इसे इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, तब पढ़ा होगा आपने। आपको पता है ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, सो ऑक्सीजन वुड अटैक इस कार्बन पर, क्योंकि इस कार्बन पर प्लस है। तो मेरे भाई ये बॉन्ड घूमेगा, ऊपर माइनस आएगा, इस ऊपर माइनस आएगा, इस ऊपर प्लस आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया। फिर ये O माइनस Cl को भगा देगा और इस ऊपर प्लस आया था, ये H को भगा देगा। तो मेरे भाई समझना जरा मामले को, आपको जो चीज मिलेगी वो दरअसल ये मिलेगी, ये OCOCH3 या इन शॉर्ट तुम इसी को लिख सकते हो एसिटाइल, एसिटेट लीविंग ग्रुप हो गया, एसिटेट, इट्स अ लीविंग ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप हो गया। ध्यान से देखिए। एंड द इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको समझना चाहिए था, व्हाई दिस इज स्टिल वेज, वेज से वेज क्यों है, क्योंकि ये तो पहला पॉइंट है, तुम्हारे इस सेंटर की कोई भी बॉन्ड, डायरेक्ट जुड़ी हुई बॉन्ड रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रही है। तो मेरे भाई ये आपको मिल गया है, और आपको याद हो ये क्यों किया गया है। OH लीविंग ग्रुप नहीं होता, OH को लीविंग ग्रुप बनाया गया है, क्लियर सा फंडा है, OH को लीविंग ग्रुप बनाया गया है। ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 1, ये क्या है स्टेप 1। तो मेरे भाई इस स्टेप में किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रिएक्शन डजंट टेक प्लेस एट कायरल सेंटर, कायरल सेंटर पर रिएक्शन नहीं हुई है। दैट्स व्हाई अरेंजमेंट ऑफ ऑल 4 बॉन्ड्स शुड बी एग्जैक्टली सेम। नाउ अब ये लीविंग ग्रुप बन गया, तो हम SN2 की बात कर रहे हैं। नाउ हम क्या पता करना चाहते हैं, इफ वी आर यूजिंग एनी न्यूक्लियोफाइल, तो अब न्यूक्लियोफाइल तो इस कार्बन पर अटैक करेगा, इसे हटाएगा, और हम एक्चुअली ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल, यही हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो वेज में आएगा या डैश में आएगा। अब आप कहोगे सर आपने पढ़ा दिया SN2 में वो डैश में आएगा, वेट, हम यही डिराइव करना चाहते हैं कि वो डैश में क्यों आया। वो तो मैंने तुम्हें कहानी सुना दी, किसी के ऑब्जर्वेशन या थ्योरी को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ हम पता करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा से कि कैसे ये प्रूफ होता है। तो ये भैया हमारा यही क्वेश्चन है, मतलब शायद, चलो इसे मैं लिख देता हूँ स्टेप 4। दिस इज स्टेप 4, जो हम पता करेंगे कि भैया क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एंड यू कैन हैव एनी न्यूक्लियोफाइल, you can have any nucleophile like Cn minus, clear, you can have like I minus, you can have N3 minus, you can have OH minus, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एवरी न्यूक्लियोफाइल हम जो कंक्लूड करेंगे वो हर न्यूक्लियोफाइल के लिए चलेगा। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग इज कि क्यों ना इसी में से एक न्यूक्लियोफाइल मैं ले लूं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यार, और अच्छा लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो क्या मैं यहाँ सल्फर लेकर डबल बॉन्ड O कर दूं, याद है आप? अगर मैं सल्फर लेकर डबल बॉन्ड O कर देता हूं तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा? फिर ये क्या था? मेसाइल क्लोराइड, याद है? मेसिटाइल क्लोराइड, याद आया आपको? तो मेरे भाई यहां क्या बन जाएगा? OMS। अब टोसाइल क्लोराइड लेना चाहें तो टोसाइल क्लोराइड, टोसाइल क्लोराइड के लिए हम यहाँ क्या लेंगे? बोलो फिनाइल। तो यहाँ क्या आ जाएगा? TS। अरे ये सब मैंने बताया था कि कुछ भी ले लो आपका लिविंग ग्रुप बनेगा ही बनेगा।
तो अरे भाई ये देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल ही है, चाहे एसिटाइल, चाहे मेसिटाइल, चाहे टोसाइल, चाहे टफ्टिल, कुछ भी ले लें। तो मेरे भाई कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ लिया जा सकता है। इवन देखें एसीटेट भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। अब देखना, अगर मैं यहाँ पर, मैंने एसीटेट इसलिए चेंज किया क्योंकि हम उसे यूज कर सकते हैं, सारे लोग देखना। अगर मैं यहाँ उन्हीं में से एक न्यूक्लियोफाइल उठा लेता हूँ, एसीटेट, तो एसीटेट भी वही करेगा जैसे इस न्यूक्लियोफाइल ने इसे हटाया, ये भी हटाएगा। और हमारी प्रॉब्लम शायद यही है कि हम ये स्टेप 2 को पता करना चाह रहे हैं या स्टेप 4 को पता करना चाह रहे हैं। हमारा आंसर होगा ये, ध्यान से देखेंगे, ये नहीं पता अपने को यही स्टेप तो पता करना है, ये नहीं पता है, उसी में से एक केस चुरा लिया है और ये है OAC, ये है OAC, ठीक है, ये हमें पता करना है, स्टेप 2 हमें पता करना है। लेकिन अगर एसिटाइल को थोड़ा ध्यान से देखो तो वो ये होता है, मजा आने वाला है आपको मेरे भाई। अब अगर मैं एक काम करूं कि मैं इस पे एक्वस NaOH या KOH डाल दूं, एक्वस NaOH या KOH डाल दूं, तो मेरे भाई फिर से देखो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर प्लस है। तो मेरे भाई ये चीज यहां अटैक करेगी, ये बॉन्ड घूमेगा और इससे लात पड़ जाएगी। तो समझने वाली बात ये आई कि जो यहां पर इस सेंटर पे कोई रिएक्शन नहीं हुई है, यहां रिएक्शन हुई है, तो यहां पर आपको एक अल्कोहल मिलेगा फाइनली। ये स्टेप 4 है, सॉरी 3 है, स्टेप 3। तो अब आप कुछ समझ सकते हैं। देखिए अल्कोहल से चले अल्कोहल पर आए, अल्कोहल से चले अल्कोहल पर आए। अब अगर मुझे इसका रोटेशन में पता कर लूं तो मुझे सारी चीजें कंक्लूड हो जाएंगी। सुनना, इफ सारे लोग सुनेंगे, एक्सपेरिमेंट में जब ये फाइनल वाले अल्कोहल का अल्फा ऑब्जर्व देखा गया तो ये था -θ, ये था -θ। अब तुम खुद सोचो कि आउट ऑफ दीज स्टेप 1 2 3 कहां कहां कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकता। इसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, सारे लोग सुनेंगे, कंक्लूजन के तरीके से लिख रहा हूं। सिंस नो कॉन्फ़िगरेशन, सारे लोग देखेंगे, सिंस नो कॉन्फ़िगरेशन चेंज टेक्स प्लेस इन, ध्यान से देखना, स्टेप 1 में नहीं हो सकता क्योंकि कायरल सेंटर पर तो रिएक्शन हुई नहीं, और 3rd में भी नहीं हो सकता क्योंकि कायरल सेंटर पर रिएक्शन नहीं हुई, इन स्टेप 1 एंड इन स्टेप 3। और मेरे भाई सोचो ये +θ है, ये -θ है, तो दे बोथ वुड बी मिरर इमेजेस, दे बोथ वुड बी मिरर इमेजेस। तो अगर ये वेज है तो ये डैश होगा, और अगर ये डैश है तो मेरे भाई देखो जो इसका अरेंजमेंट है वो इसका अरेंजमेंट होगा, और जो इसका अरेंजमेंट है वो इसका अरेंजमेंट होगा। तो अगर इसका वेज है तो इसका वेज होगा, और अगर इसका डैश है तो इसका भी डैश होगा। तो व्हाट वी गेट इट कि इस रिएक्शन में वेज से डैश हुआ है। आप समझे? सिंस नो कॉन्फ़िगरेशन चेंज टेक्स प्लेस इन स्टेप 1 एंड स्टेप 3, सही है। एंड अल्फा ऑब्जर्व्ड वैल्यू, अल्फा ऑब्जर्व्ड value for final alcohol, for final alcohol shows, क्या शो करता है बताइए, shows that it is in क्या, it is inverted with respect to what, original alcohol, इनिशियल अल्कोहल कॉन्फ़िगरेशन, सही बात है। एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल, ये तभी मुमकिन है, पॉसिबल ओनली व्हेन स्टेप 2 में क्या हुआ हो, इन्वर्जन हुआ हो। व्हेन स्टेप 2, व्हेन इन्वर्जन टेक्स प्लेस, व्हेन inversion takes place, inversion takes, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, inversion
takes place in step 2, और स्टेप 2 ही SN2 था हमारा, ये SN2 नहीं है, आप चेक कर लो, ये तो पाई बॉन्ड पर रिएक्शन हो रही है, ये भी पाई बॉन्ड पर हो रही है. सो इट्स अ वेरी वेरी इजी, यू कैन इजिली थिंक अबाउट दिस कि यहाँ पर इसका कन्फिग्रेशन हमें पता था. अच्छा सोचो, मान लो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाता हूँ, थ्योरेटिकल, अगर मैं बोल दूँ कि इसमें प्लस थीटा ही रहा, तो मतलब देखो जरा, इसमें वेज था तो वेज, और इसका प्लस थीटा आया तो मतलब ये भी सेम कन्फिग्रेशन पे आ गया, ये भी वेज तो ये भी वेज तो ये भी वेज, क्योंकि यहाँ कायरल सेंटर पे कोई रिएक्शन हुई नहीं, रिएक्शन कायरल सेंटर पे केवल यहाँ हुई है, तो हम मान लेंगे कि फिर स्टेप 2 में रिटेंशन हुआ होगा. बट एक्चुअली जो डेटा आया दैट वाज इनवर्ट ऑफ इनिशियल वन, दैट्स व्हाई दिस comes we can easily now prove कि ऐसा. अच्छा बताओ, अगर अब इस न्यूक्लियोफाइल में अगर वेज का डैश हो गया, hence proved कि in every step in each case of nucleophile in step 4 inversion would take place. Hence proved that in step 4 inversion would take place. Inversion would take place. Inversion होगा, इन्वर्जन वुड टेक प्लेस, इन्वर्जन होगा, देख लो भाई, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ फिक्स है कि यहाँ कभी भी कायरल सेंटर का जो अरेंजमेंट है दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, सेम हेयर. सो ओके, सो ये आप लिख लेंगे, कर लेंगे. एक और एग्जाम्पल किया जा सकता है, अच्छा एग्जाम्पल है. ऐसा हमने पिछली क्लास में एक पॉइंट पढ़ा था, दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट. न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट में हमने एक चीज की चर्चा की थी, दैट वाज आयोडाइड, I-, एंड बिकॉज ऑफ दैट I-, आपको पता है कि क्या होता है बताइए, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, जल्दी अटैक भी कर सकता है और जल्दी लीव भी कर सकता है, ठीक है. सो आइए हम एक एग्जाम्पल और लेंगे और इस एग्जाम्पल 2 से देखते हैं. लाइक मान लेते हैं हमने लिया प्लस, प्योर लिया, ऑप्टिकली प्योर, 2 आयोडोऑक्टेन, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है. एक ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड करेंगे. +2 आयोडोऑक्टेन whenever treated with सोडियम आयोडाइड, और ये इस आयोडाइड पर, आयोडीन पर मैंने स्टार बना रखा है, ठीक है, वेयर I स्टार इज आइसोटोपिक आयोडीन. एक सिंपल आयोडीन है, एक आइसोटोपिक आयोडीन है. जैसे H होता है और ड्यूटेरियम होता है, वैसे एक I है और एक I स्टार कर दिया मैंने, ठीक है. जब भी हम इस कंपाउंड को NaI स्टार से ट्रीट कराते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, ध्यान से सुने. वो मैं लिख रहा हूं, अल्फा ऑब्जर्व्ड मिक्सचर क्या हो जाता है, डिक्रीजेस. अल्फा ऑब्जर्व्ड की वैल्यू घटने लगती है एंड अप्रोचेस टू 0, ठीक है. एक्सप्लेन, आइए इससे हम बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं, ध्यान से समझना. स्टार्ट एक प्योर कंपाउंड से करते हो, प्योर कंपाउंड ऑप्टिकली प्योर है तो उसका एक रोटेशन वैल्यू होगी, लेकिन बोला गया जब हम उसमें NaI स्टार डालते हैं तो कंटेनर में अब जो चीज है उसका अल्फा ऑब्जर्व जो है वो घटने लगता है और एक टाइम पे जाकर 0 के आसपास आ जाता है. तो अगर मैं इस चीज को समझाऊं आपको तो मैं रैंडमली बना लेता हूं कुछ. 2 आयोडोऑक्टेन, it's a CS3, it's a H, it's a I, it would be C6H11, 11 और 13 आएगा, सॉरी, C6H13. ये 2 आयोडोऑक्टेन ही है, उसमें मैंने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को मान लिया है कि ये +2 आयोडोऑक्टेन है, सर, ठीक है. T = 0 एट द स्टार्ट, ये हमारे पास 100% क्लियर, और इसकी वजह से हमारे पास कुछ रोटेशन वैल्यू है, ठीक है. इसमें हमने डाल दिया NaI स्टार. अब आप खुद सोचो, अगर कोई रिएक्शन नहीं हुई, सारे लोग सोचो, अगर कोई रिएक्शन नहीं हुई तो फिर तो अल्फा ऑब्जर्व चेंज ही नहीं होना चाहिए था. अगर कोई रिएक्शन नहीं हुई
तो अल्फा ऑब्जर्व चेंज नहीं होना चाहिए था, वही रहना चाहिए था, क्योंकि इसका कोई रोटेशन होता नहीं है, इसका रोटेशन। बट अगर अल्फा ऑब्जर्व डिक्रीज कर रहा है तो एक बात तो ये है कि कोई नया कंपाउंड यहां पर आया है। अब आप मुझे बताओ, जो नया कंपाउंड आया होगा उसका रोटेशन इसके रोटेशन के साइन जैसा होना चाहिए या अपोजिट साइन का होना चाहिए? क्योंकि अगर डिक्रीज कर रहा है तो मेरे भाई जो भी नया कंपाउंड होगा वो इनिशियल वाले का अपोजिट रोटेशन रखना चाहिए, माइनस में रखना चाहिए। अच्छा, जीरो पहुंच रहा है तो मेरे भाई मिरर इमेज जैसी कुछ फील आ रही होगी। मेरे भाई द ओनली पॉसिबिलिटी कि कंटेनर के अंदर ध्यान से समझो, एक ही चीज समझ में आ रही है कि ये बने, देखें ये बने और NaI निकल जाए। आप समझे, आयोडीन ने आयोडीन को हटाया। ये एक लौता एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है बाय विच यू कैन प्रूव दिस ऑब्जर्वेशन। आप देख सकते हैं शुरुआत में तो ये कितना था, इसे भी कुछ मान लो 100% ही था, ठीक है। ये आपका जीरो, एक t इक्वल टू टी पर चलते हैं, थोड़े टाइम पर चलते हैं। मान लेते हैं इसका x अमाउंट इधर से निकल गया और इसका x अमाउंट बन गया, ठीक है। ये t इक्वल टू टी पर है, शुरुआत में तो ये जीरो था, ठीक है, x%। मुद्दा ये है, पहले आप समझो कि ये डिक्रीज कर रहा है तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन another compound must be present in system having opposite sense of rotation and we can say। अच्छा, अब आपको आइसोटोपिक आयोडीन अगर परेशान कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी कंपाउंड में H लगाया और वो सेंटर कायरल है, अगर किसी कायरल सेंटर पर हाइड्रोजन लगाया और वो सेंटर कायरल है और उसका रोटेशन मान लो आ रहा +20 डिग्री, अगर आप उस H को हटा के D लगाते हो तो अभी भी उस सेंटर कायरल है, मैं ऐसा मान रहा हूं। और अब जो नया रोटेशन वैल्यू होगी वो 20 डिग्री के बहुत करीब ही होती है। मतलब यूज ऑफ ए आइसोटोप इन एनी कायरल कंपाउंड, एक्चुअली कंपाउंड बदलता है बट जो अल्फा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो बहुत माइन्यूट चेंज शो करता है, ठीक है। तो हम उस अल्फा ऑब्जर्व्ड वैल्यू को बहुत आसपास मान सकते हैं। तो अच्छा, व्हाई इट इज टेकन, व्हाई सिंपल आयोडीन इज नॉट यूज्ड, व्हाई इट इज टेकन, बिकॉज कि हमें पता तो चले रिएक्शन हुई है। मान लो अगर मैं सिंपल आई लेता और यहाँ सिंपल आई वाला प्रोडक्ट बनाता तो आप ये दलील दे सकते थे कि सर हो सकता है इसने इससे रिएक्शन ना की हो सकता है इसमें कुछ और हुआ हो जिससे इसका आई उधर चला गया। तो ये ट्रेसर टेक्निक हम ट्रेस कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ स्टार लिया है और हमारे प्रोडक्ट में आई स्टार आया है तब तो ये क्लियर है ना कि रिएक्शन हुई है भाई, ठीक है। सो मेरे भाई इट्स वेरी वेरी क्लियर, इफ दिस इज द प्रोडक्ट then it's very obvious inversion takes place। Inversion takes place means we know each and everything, क्योंकि मैं आई इधर नहीं लगा सकता, अगर आई इधर लगाऊंगा तो अल्फा ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिक्रीज नहीं करेगी। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ, वी कैन मूव अहेड लाइक दिस कि hence proved decrement या decrease in alpha observed mixture, सही है, proves that inverted product is obtained, inverted product is obtained। तो अगेन ये प्रूफ हो गया कि इन्वर्जन हो रहा है। वन ऑफ द पॉइंट यू कैन आस्क कि सर एक बात बताओ, अगर आई ने आई को हटा दिया तो इस आई ने इस आई को भी हटा देना है। मेरे भाई ये भी यहाँ ऑब्जर्व हुआ है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल SN2 रिएक्शन। ये आई भी इस आई को हटा रहा होगा, क्योंकि सोचो जरा, अगर इसका रोटेशन प्लस है, अगर इसका रोटेशन प्लस ही दिया है तो प्लस है, तो बताओ इसका रोटेशन क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। फॉर ए सेकेंड अगर मैं प्लस वाले को स्मॉल d बोल दूं और माइनस वाले को स्मॉल l बोल दूं, बोला यही जाता है वैसे। अगर मैं आपसे पूछूं एट एनी टाइम t इक्वल टू टी परसेंटेज d क्या है, परसेंटेज d, तो परसेंटेज d कितना होगा 100 माइनस x। और अगर मैं बोलूं परसेंटेज l क्या है तो व्हाट वुड बी दैट x।
ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनिशियली ये प्योर था, इस टाइम पर, अच्छा एक और चीज पूछ रहा हूं, इस t इक्वल टू टी पर कितने मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट हुए हैं, कितने मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट हुए हैं? तो x सब्स्टिट्यूट हुआ है, देखो x निकल के इधर आया। तो अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल्स अंडर सब्स्टिट्यूशन या इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर मैं निकालूं तो ये भी x आया, सही है, x%। अच्छा ध्यान से देखेंगे, तो अगर मैं आपसे यहाँ कुछ चीजें पूछ सकता हूँ, छोटी मोटी चीजें, अगर मैं पूछूं आपसे ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है, ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है, या इसी को बोलते थे एनेंशियोमेरिक एक्सेस, इसी को बोलते थे एनेंशियोमेरिक एक्सेस, तो व्हाट वुड बी दैट? ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बताइए, D माइनस एल। भाई ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी, और ये निकाल लो, तो ये निकालने के लिए आपको D माइनस एल करना, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्योरिटी 100 माइनस 2x, क्योंकि भैया x और x% तो नलीफाई हो जाएगा, सॉरी इसका जो x% है, इसका जो x% है वो नलीफाई, 2x नलीफाई हो जाएगा, तो 100 से 2x हटा दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशमाइज्ड कितना हुआ है, रेशमाइज्ड बोले तो इम्प्योर पार्ट, इम्प्योर पार्ट, इम्प्योर पार्ट, तो इसका x बना है माइनस का, ये इसके x को निपटा देगा, रेशमाइज्ड हो जाएगा। तो इम्प्योर पार्ट या रेसिमाइज्ड पार्ट, अगर इसकी बात करें तो व्हाट इज दिस? इट्स ऑब्वियसली 2x%। तो मेरे भाई यहां से कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। लुक एट, सब्स्टिट्यूशन हुआ है x% का और रेशमाइजेशन हुआ है ट्वाइस ऑफ x% का। तो अगर मैं रेट ऑफ रेशमाइजेशन ड्यूरिंग रिएक्शन एंड रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो इट्स कम्स आउट टू बी 2। सब्स्टिट्यूशन कितना हुआ? 2। अरे भाई मान लो 2% यहां से निकल के यहां आ गया, तो अब L 2% है, ये 98% है, तो रेशमाइज्ड कितना होगा? 2% L 2% D को निपटा देगा, तो 4% रेशमाइज्ड है और 2% इधर आया, तो 2 का ही तो रेशियो है, बहुत इजी है। तो मेरे भाई ये ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ों ने एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई किया कि इस रिएक्शन में साफ साफ इन्वर्जन होता है, और वो हमने यहाँ पर लिखा भी। ओके, सो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 पर भी, जो कि बहुत मज़ेदार है। तो मैं ये सेगमेंट जो है इसे हटा रहा हूँ, हम जा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 पर। अच्छा, SN1 बहुत इजी रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन, वो है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। मेरे भाई इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आएगा सुनकर आपको। जैसे मैंने स्टार्ट किया एक एग्जांपल से, स्टार्टिंग विद एग्जांपल, ये है हमारे पास CH3, ठीक है, ये है हमारे पास फिनाइल, ये है हमारे पास CD3 और ये है Cl। 3 डिग्री लिया है और वो भी कायरल लिया है। तो मेरे भाई इस पे हमने न्यूक्लियोफाइल डाला, इस पे हमने न्यूक्लियोफाइल डाला, एंड व्हाट वी नो दैट कि आंसर आएगा CH3। दोनों आता था याद है, पहले केटायन बनेगा, फिर उस केटायन पर, ध्यान से सुनना, उस केटायन पर क्या होता था? न्यूक्लियोफाइल लगता था, और न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से लग सकता है, रिटेन्ड और इन्वर्टेड दोनों तरफ से लग सकता है। न्यूक्लियोफाइल प्लस CH3, ये न्यूक्लियोफाइल इधर भी लगा है, क्लियर, ये PH है और ये आपका CD3। ये SN1 हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? ये है रिटेन्ड और ये है इन्वर्टेड। ध्यान से सुनेंगे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि SN1 की प्रोडक्ट मिक्सचर को, अगर कंटेनर में दोनों पड़े हुए जो SN1 के रिएक्शन से बने, ठीक है, इसमें से अगर मैं PPL पास करूं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL,
तो उसका नेट रोटेशन कितना आएगा मिक्सचर का, उसका मिक्सचर का नेट रोटेशन कितना आएगा। आपको याद होगा SN1 में क्या होता था, ये टूट गया, कैटायन बना, कैटायन पे न्यूक्लियोफाइल ने लेफ्ट अटैक किया, राइट अटैक किया, ये बना। अब मैं पूछ रहा हूं अगर इस प्रोडक्ट मिक्सचर से PPL पास की जाए तो अल्फा ऑब्जर्व फाइनली क्या ऑब्जर्व होगा, जीरो या नॉन जीरो। तो मेरे भाई जैसा आपको अगर तो आपने थोड़ा सोचा है तो यू वुड फील कि जीरो लगता है कि जीरो आना चाहिए, और कैटायन बना है तो टॉप बॉटम अटैक प्रोबेबिलिटी भी सेम होती है। मेरे भाई यही सरप्राइजिंग फैक्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 में कि इन SN1 प्रोडक्ट मिक्सचर, ध्यान से सुनेंगे, इन SN1 प्रोडक्ट मिक्सचर इट इज ऑब्जर्व्ड, सारे लोग देखेंगे, it is observed that partial racemization takes place। पूरा racemization नहीं होता, partial racemization takes place and alpha observed of mixture is non-zero। अब ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इसे मना नहीं कर सकते, यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू प्रूव इट हाउ इट इज पॉसिबल। SN1 प्रोडक्ट मिक्सचर में ऐसा देखा गया है कि पार्शियल रेशमाइजेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, पार्शियल रेशमाइजेशन होता है एंड अल्फा ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब आप कहोगे हमने जो पढ़ा है अभी तक वो क्या सही नहीं पढ़ा है? नहीं, हमने जो बेस लाइन होती है कॉन्सेप्ट की वो तो सही पढ़ी है। नाउ अब आपको ये प्रूफ करना है कि SN1 के दौरान अल्फा ऑब्जर्व्ड मिक्सचर जीरो क्यों नहीं आया, मतलब नॉन जीरो कैसे आ रहा है, जीरो क्यों नहीं आया छोड़ की जगह नॉन जीरो कैसे आ रहा है। चलिए अगर मैं पॉजिटिवली इस चीज को एक्सप्लेन करने जाऊं कि ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बराबर अमाउंट में नहीं है, क्योंकि अगर ये 50-50 होते तो इसका रोटेशन ये कैंसिल कर देता, और अगर ये रोटेशन कैंसिल होता तो जीरो ही आता। व्हाट इट मींस कि इनमें से कोई एक ज्यादा है और कोई एक कम है, ठीक है। चलिए अब SN1 की मैकेनिज्म हमें क्लियर है, एक बार हम मैकेनिज्म पर नजर डालते हैं और समझने का प्रयास करिएगा। यार हमें जो बताया गया है उसके हिसाब से ये फिनाइल है, ये CD3 है, ये Cl है। ध्यान से सुनना, आपने एक ऐसा कैटायन बनाया CH3, ये क्या है आपका फिनाइल है और ये CD3 है। ध्यान से देखेंगे ये Cl माइनस है, ये कैटायन बनाया और ये कैटायन प्लेनर है और ये कैटायन प्लेनर है। तो इस पे न्यूक्लियोफाइल ने जितना अटैक लेफ्ट से किया उतना राइट से किया। ध्यान से सुनना, ये तो सच बोल रहा हूं मैं, इसे कोई गलत नहीं कर सकता। अब मान लेते हैं यहां जो कुछ अटैक लेफ्ट से हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये आया आपका फिनाइल और ये आया आपका CD3, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा ये भी सही है कि कैटायन प्लेनर होता है। ध्यान से सुनेंगे, कैटायन प्लेनर होता है। तो मेरे भाई जितना अटैक लेफ्ट से और जितना राइट से, ये बात में कुछ गलत लग नहीं रहा है। तो ये कंक्लूड होता है कि कैटायन बनने के बाद जो प्रोडक्ट आया, उसकी वजह से तो रोटेशन नहीं आया होगा। ये आप समझ लो, ये है आपका इन्वर्टेड और ये है आपका रिटेन्ड। ये क्लियर है कि कैटायन बनने के बाद जो प्रोडक्ट आया है इनकी वजह से रोटेशन जीरो ही रहा होगा, क्योंकि कैटायन प्लेनर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक बात आती है, तो क्या कहना चाहते हो, कैटायन बनने से पहले कुछ हुआ है? आओ यही समझते हैं। मेरे भाई इकलौती पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से कैटायन बनने के बीच में, मैंने पिछली क्लास में एक चीज बोली थी कि सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑन इंक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी, ये जो बॉन्ड टूट रही है कार्बन क्लोरीन, ध्यान से सुनना। तो ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ दिस बॉन्ड, जब ये बॉन्ड पूरी टूटी नहीं है, टूट रही है, जब ये बॉन्ड पूरी टूटी नहीं है, टूट रही है, उस दौरान आप ये क्यों मानते हो कि आपके न्यूक्लियोफाइल चुपचाप ईमानदारी से बैठे रहेंगे? इस समय फ्रंट साइड तो अभी Cl टूट रहा है, निकल के भागा नहीं है, तो फ्रंट साइड तो अभी ब्लॉक है।
So there is a slight possibility of attack of this nucleophile from back side. SN2 की फील आएगी SN2 की। तो और ये हो रहा है ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ कार्बन एंड हेलोजन और कार्बन एंड लीविंग ग्रुप बॉन्ड। तो मेरे भाई मैं मानता हूं कि आप कहोगे सर बॉन्ड तो जल्दी टूट जाती है, हाँ तो कम टाइम लगा होगा, और कम टाइम लगा होगा तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, मानो या ना मानो थोड़ा सा इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहां बना होगा, ये देख सकते हैं। तो मेरे भाई थोड़ा सा इन्वर्टेड प्रोडक्ट ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड बन जाता है। मान लेते हैं 2% ये बन गया, तो एक्चुअली केटायन आपका 98% ही बना, और केटायन 98% बना तो आप समझ गए 49% ये 49% ये, यानी कि इन्वर्टेड 51% हो जाता है। आप समझ गए हैं, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक पॉइंट तो ये है, और दूसरा पॉइंट इसी में जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन्वर्टेड प्रोडक्ट स्लाइटली डोमिनेट्स। और एक पॉइंट है जो मैं लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं कि आप यहां देखें, ऑप्टिकल प्योरिटी इस वाले पार्ट की वजह से आ रही है, जो ये बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन गया है नहीं बन गया। या फिर हम यहाँ रेशमाइजेशन देखें तो रेशमाइजेशन 98% का हुआ है। तो मैं आपसे ऐसे ही एक चीज पूछ सकता हूं, परसेंटेज रेशमाइजेशन कब ज्यादा होगा, परसेंटेज रेशमाइजेशन कब ज्यादा होगा, इस पर बात कर लो मेरे भाई। केटायन अगर बहुत स्टेबल बनेगा तो मेरे भाई यानी कि बॉन्ड जल्दी टूटी है, तो यहाँ टाइम और कम बनेगा, नहीं बनेगा। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, जितना अच्छा सॉल्वेंट होगा, जितना ज्यादा केटायन स्टेबल होगा, हर उस केस में ये परसेंटेज ज्यादा बनेगा। और बॉन्ड जल्दी टूटेगी तो ये परसेंटेज 2 की जगह आधा हो जाएगा, 0.2 0.1 हो जाएगा, तो प्योर पार्ट कम हो जाएगा, रेशमाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें लिख सकते हो आप। स्टेबिलिटी ऑफ केटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। दूसरा क्या हो सकता है बताओ जरा? दूसरा हो सकता है लीविंग टेंडेंसी, हाँ, लीविंग टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप। तीसरा क्या हो सकता है? पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी उतनी जल्दी बॉन्ड टूटेगी। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें बहुत इजी हैं। तो भाई इसी के साथ हमने SN2 SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री कर ली है, एंड अगली क्लास से हम इसके एप्लीकेशन चालू करेंगे। मोस्ट प्रोबली 2 लेक्चर में आपका सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा और हम एलिमिनेशन में पहुंच जाएंगे। सही है? तो अगली जो सीट आएगी वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की आएगी। ठीक है, तब तक आप ये सीट कर लें पूरी, और हमें 20-20 25-25 क्वेश्चन हर क्लास में डिस्कस करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ख्याल रखें अपना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।